तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट के बारे में। जो फिजियोथेरेपी असेसमेंट होता है वो हमारे पूरे ट्रीटमेंट प्लान का सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को ठीक से असेस करते हैं तो उसका एक प्रॉपर और बहुत ही बढ़िया हमको डायग्नोसिस देखने को मिलता है। और जितना बढ़िया हमारा डायग्नोसिस होगा उसी के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्लान भी उतना ही अच्छा हो पाएगा। आज हम असेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि असेसमेंट किया कैसे जाता है। गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, फिजियोथेरेपी असेसमेंट। तो ये फिजियोथेरेपी असेसमेंट होता है वो अलग अलग टाइप की कंडीशंस के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप खुद ही जानते होंगे कि हमारे फिजियो में 5 मास्टर्स की ब्रांचेस होती हैं: कार्डियो, ऑर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स और रिहैब। तो हर एक ब्रांच का अपना अलग ही तरीके का एक असेसमेंट होता है। जैसे कि कार्डियो में अलग तरीके से असेस किया जाता है, हार्ट का जो पेशेंट है उसे हम अलग तरीके से असेस करेंगे। न्यूरो का जो असेसमेंट है वो सेंसरी होता है मेनली, और जो ऑर्थो का असेसमेंट है वो फोकस्ड होता है मोटर पे कि जो उसके मोटर फंक्शंस है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो स्पोर्ट्स का असेसमेंट होता है वो तो बिल्कुल ही अलग होता है, वो हमें ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड करना पड़ता है। और हम उसमें किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को असेस नहीं कर रहे होते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन को असेस कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो काफ़ी अलग होता है। उसमें हम नॉर्मल चीज़ें तो पेशेंट से बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। उसे या तो इमीडिएटली वापस से ऑन ग्राउंड जाना होता है जिससे कि वापस खेलने जा सके। तो इसे हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे कि ऑर्थो अलग, स्पोर्ट्स अलग, न्यूरो अलग, इस सभी को हम अलग अलग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सब्जेक्टिव असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि पेशेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कि पेशेंट में आकर के बताता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। और ये जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है ये 3 ब्रांचेज में आपका पूरा सेम होगा, आपके ऑर्थो में, न्यूरो में और कार्डियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डेमोग्राफिक डाटा। तो जो डेमोग्राफिक डाटा है उसमें हम पेशेंट का नाम पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी जो बीमारियां वो एज रिलेटेड होती हैं और एज के साथ ही डिटोरिएट भी करती हैं। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड होता है। और फिर उसके बाद हम उसका जेंडर पूछते हैं। कुछ बीमारियां जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, वो किसी खास जेंडर को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और फिर इसके बाद हम पेशेंट का ऑक्यूपेशन पूछते हैं कि वो क्या काम करता है, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट कोयले की खान में काम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा चांसेस कि कैटरैक्ट हो सकता है, या फिर लंग से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है। फिर उसके बाद हम उससे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछते हैं या फिर उसकी फाइल में से देख लेते हैं अगर वो आईपीडी में पहले से है। तो अगर ओपीडी में आया है तो वो तो फिर आप खुद ही आप उसको बना करके देंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। और एक लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम पूछते हैं वो होता है उसका डोमिनेंस। तो डोमिनेंस का मतलब है कि उसका कौन सा हाथ, मतलब वो राइटी है या फिर लेफ्टी है। और इसके बाद हम पूछते हैं कि क्या वो अपनी फैमिली में ब्रेड अर्नर है, यानी कि सिर्फ एक वही अकेला है जो काम करने वाला है, फैमिली में कमाने वाला है ऐसा। तो क्योंकि अगर ऐसा है तो उससे हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके वापस से उसकी डेली लाइफ में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फैमिली उस पर रिलाई करती है। उसके अलावा कोई उस घर में कमाने वाला नहीं है, तो उसके बिना उसकी फैमिली भूखी मर जाएगी। और फिर उसके बाद हम पूछते हैं उसकी चीफ कंप्लेंट्स कि आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और उससे पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या हुआ है। फिर वो आपको बताना चालू करता है अपनी लैंग्वेज में। चीफ कंप्लेंट्स को आपको हमेशा एक पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना है, कभी भी आप उसे मेडिकल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। मेडिकल लैंग्वेज में आप तब लिखेंगे जब आप अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का असेसमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। चीफ कंप्लेंट्स हमेशा आप पेशेंट की लैंग्वेज में लिखेंगे, कि जैसे आप कभी भी नहीं लिखेंगे कि पेशेंट अपना हाथ 90 डिग्री से ऊपर ले जा पा रहा है या फिर उसकी सबस्कैपुलरिस में प्रॉब्लम है। आप ऐसे लिखेंगे कि पेशेंट अपना पाँव उठा नहीं पा रहा है, झुक नहीं पा रहा है वो, या फिर पेशेंट कांट डू ओवरहेड एक्टिविटीज, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर उसके बाद हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री फिर 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अलग अलग टाइप की हिस्ट्रीज होती हैं, कि जैसे कि सबसे पहले हम पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस,
कि भाई आपको ये जो चोट है या फिर ये जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, वो कब से आ रही है। फिर उसके बाद हम उससे पूछेंगे उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कि आप कहीं पहले से कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं, आपको कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि आप पहले से किसी और डॉक्टर से दिखा करके दवाई नहीं ले रहे हैं। और फिर उसके बाद हम उससे लेते हैं पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कि पहले कोई उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी है, या फिर कोई इम्प्लांट्स तो नहीं लगे हुए हैं बॉडी में, जैसे कि पेस मेकर या फिर नी इम्प्लांट्स, ऑर्थोसिस कोई, प्रोस्थेसिस कोई। क्योंकि अगर कोई ऐसे ऑर्थोसिस लगा रखा है किसी जॉइंट में, तो हम उसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोडालिटी उस पार्ट में नहीं दे सकते हैं, वरना वो वहाँ के टिश्यूज को डैमेज करता है। और इन द लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज, उसकी हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लेते हैं, कि वो कैसे बैकग्राउंड से आता है, कि वो कितना खर्च कर सकता है। क्योंकि अगर वो एक मिडिल क्लास आदमी है या फिर थोड़ा सा गरीब आदमी है, तो उसे हम हाई लेवल के प्रोसेसेस जो है वो नहीं दे सकते हैं लिख करके कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। और अगर वो आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप या तो उसे किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में रेफ़र कर दीजिए या फिर किसी NGOs में रेफ़र कर दीजिए। और फिर उसके बाद हम कहते हैं पेशेंट का पेन असेसमेंट। ये भी हाँ सब्जेक्टिव जो उसमें है उसी में आता है, क्योंकि जो पेन है वो आपको पेशेंट ही बताएगा, आप ऐसे चेक नहीं कर सकते कि कितना पेन है, पेशेंट ही आपको बता सकता है कि उसे कितना पेन। तो फिर पेन में हम 3-4 चीज़ें चेक करते हैं, कि जैसे कि पेन का टाइप क्या है, कि पेशेंट को किस टाइप का पेन हो रहा है, कि ऐसे पिंचिंग पेन हो रहा है, बिल्कुल ऐसे चुभने वाला पेन हो रहा है, या फिर डल एकिंग पेन है, धीमा धीमा मध्यम मध्यम हो रहा है, जैसे जिससे आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ। कि अगर पिंचिंग पेन है तो वो न्यूरोलॉजिकल होता है, नर्व से रिलेटेड होता है, कोई नर्व कंप्रेस हुई होती है उसकी वजह से होता है। या फिर अगर डल एकिंग पेन है तो वो मसल में कोई ऐसे मसल स्ट्रेच हो गई है उसकी वजह से हो सकता है, या तो मसल थक गई है, जैसे जिम से आने के बाद पेन होता है वैसा डल एकिंग पेन। फिर उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि इंटेंसिटी कैसी है, तेज है, धीमी है, कैसी है। और उसके बाद उससे हम पेन का ऑनसेट पूछते हैं, कि लगातार ही है, ग्रेजुअल है, लगातार हो रहा है, या फिर इंटरमिटेंट है, बीच में होता है और रुक जाता है, या फिर एकदम से सडन है, कि ऐसे कुछ करो तो एकदम से सडन से पेन हो जाता है। और उसके बाद हम पूछते हैं कि पेन है कहाँ पे, लोकेशन में हम साइट और साइड, कौन सी साइड में है और साइट क्या है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कि रेडिएटिंग है, कि वो पेन एक जगह से पैदा होकर के पूरे एरिया में फैल रहा है, जैसे कोई नर्व का पेन हो, या फिर लोकलाइज्ड पेन है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो रहा हो, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से, ऐसे। और इन दी एंड हम 2 चीज़ें और पूछते हैं पेन के बारे में, इसके रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, कि आप कोई खास पोजीशन में कोई खास काम करने से जो पेन है वो कम हो जाता है, और उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है, कोई कौन सा काम करने से वो पेन एकदम से बढ़ जाता है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है, कई पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वेट बेयरिंग पे बढ़ जाता है, बैठ जाते हैं तो कम हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बैठने से वो बढ़ जाता है, तो जब वो आप थोड़ा सा वेट बेयर कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पेन बहुत कम है, हाँ ऐसा ज़्यादा पेन नहीं। तो जो हमारा सब्जेक्टिव असेसमेंट है उसमें इतना ही आता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के असेसमेंट की, उसमें हम एक एक करके हर ब्रांच का अलग असेसमेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर लोग आज के वीडियो में बस इतना ही, सब्जेक्टिव असेसमेंट इतना ही होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए करके लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसके अलावा अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा लेट में देख रहे हैं 2-3 हफ्ते बाद, तो आपको पूरे असेसमेंट के प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मिल भी जाएगा एंड स्क्रीन पे। अगर आप लोगों को पसंद आता है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियोज़ का। और इसके अलावा कीपिंग ऑसम, कीपिंग हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो में।